दोस्तों आपने स्कूल में वो चैप्टर जरूर पढ़ा होगा जिसमें बताया गया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। जी हाँ, उस वक्त हमें हंसी आई थी कि बताओ हम बंदरों के वंशज हैं। धीरे धीरे कक्षाएं बदली और हम ये चैप्टर भूलते गए। अब आपको जब भी कोई बंदर दिखे होंगे, आपने एक बार ये जरूर सोचा होगा कि हम में और इनमें कितनी समानताएं हैं। लेकिन क्या आपको याद है कि ये आदमी के बंदर से इवॉल्व की थ्योरी किसने दी थी और आखिर उसके दिमाग में ये बात आई कैसे? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बंदर से आदमी बनने की थ्योरी को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि कैसे इस दुनिया में मौजूद सभी जीव जंतु की प्रजातियां समय और परिस्थिति के मुताबिक खुद को इवॉल्व या विकसित करते गए और इस दुनिया में आज जो प्रजातियां मौजूद हैं वो बन पाए। लेकिन एनसीईआरटी ने ये थ्योरी अपने सिलेबस से हटा दी थी। अब इसे वापस मेंशन करने की बात करी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने इस थ्योरी की खोज की। बता दें आपको कि चार्ल्स डार्विन के माता पिता अपने वक्त के जाने माने डॉक्टर थे और हर जॉब करने वाले माता पिता की तरह वो भी चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह मेडिकल की पढ़ाई करे, दौलत और शोहरत कमाए। लेकिन बेटे को बोझिल किताबें और दवाओं की गंध अच्छी नहीं लगती थी। उनके पिता चाहते थे कि वे बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें तो कीड़े मकोड़ों और नेचर के बारे में जानने का बहुत शौक था। यहाँ जिनकी बात हो रही है उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, उनका जन्म 1809 में हुआ था। चार्ल्स डार्विन के पिता रॉबर्ट डार्विन और माँ सुसान डार्विन दोनों ही जाने माने डॉक्टर थे, इसलिए वे चाहते थे कि चार्ल्स भी डॉक्टर ही बने। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद चार्ल्स का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। एक दिन हार करके उनके पिता ने कहा, तुम्हें शिकार करने और चूहे पकड़ने के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है, ऐसे तो तुम अपनी ही नहीं पूरे खानदान की बदनामी कर दोगे। चार्ल्स अक्सर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते थे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। जिस डार्विन का मन कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, अब उन्हीं की वजह से पढ़ने और पढ़ाने की दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। जी हाँ, एनसीईआरटी ने क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से डार्विन का चैप्टर थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हटा दिया था। अब 1800 से ज्यादा साइंटिस्ट और टीचर्स ने खुला खत लिखकर मांग की है कि बच्चों को फिर से डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाए। ऐसे में डार्विन समर्थकों का कहना है कि ये चैप्टर डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने और साइंटिफिक अप्रोच के बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को इसे पढ़ाने से रोका गया तो वह विज्ञान के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से दूर हो जाएंगे। इसका असर पड़ेगा उनके भविष्य पर। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई थी। इसके बाद से इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को लेकर नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। आइए समझते हैं कि क्यों डार्विन को पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, जब भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि धरती पर जीवन आया कहां से, तो इसका जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है, एक वैज्ञानिक तरीके से और दूसरा आध्यात्मिक। ये कि क्या ईश्वर ने सीधे ही आदम और हव्वा को जमीन पर उतार दिया था और उन्हीं की संतानें फैलती चली गईं, या फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने 6 दिनों के भीतर यह संसार रच दिया। अब जिस दौर में जब विज्ञान का इतना बोलबाला नहीं था, उन दिनों इन बातों को गलत साबित करने की हिम्मत दिखाने वाले थे चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि इंसानों का दूसरा किसी जीव जंतु से कोई नाता नहीं है और उसे रचा है तो किसी महाशक्ति ने। डार्विन के मुताबिक सभी के पूर्वज एक हैं, यानी कि बंदर, बस सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वे अलग तरह से रहने लगे तो उनमें जरूरत के मुताबिक वैसे ही बदलाव आ गए। डार्विन ने बंदरों की एक स्पीसीज ओरंगुटैन के जरिए अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा कि ओरंगुटैन का एक बेटा पेड़ पर और दूसरा जमीन पर रहने लगा। अब जिसने पेड़ पर रहना चुना वो उसी तरह का बना रहा, लेकिन जिसने धरती चुनी उसे जिंदा रहने के लिए कई काम सीखने पड़े। उसने खड़े होना सीखा, चलना सीखा और यह भी सीखा कि दोनों हाथों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। इन नई सीखों ने उसे उस ओरंगुटैन से कहीं बेहतर और विकसित बना दिया जो पेड़ों पर रहने चला गया था। लेकिन इस प्रजाति से इंसान बनने तक का ये बदलाव लाखों बरसों के दरमियान आए। अब एक बात पर गौर करिए दोस्तों कि आपकी कॉलोनी में इंसानों के अलावा और कितने जीव जंतु हैं। मोटे तौर पर गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, छिपकली, चूहा, मच्छर और बारिश के दिनों में कुछ 100 प्रकार के कीड़े मकोड़े, जिनकी सही गिनती आप कर भी नहीं सकते हैं। बस यही ना, पेड़ पौधे गिनने को कहा जाए तो भी दर्जन 2 दर्जन में मामला सिमट जाएगा। अब अगर आपको जीवन के इससे ज्यादा प्रकार देखने हो तो आप चिड़ियाघर जाते हैं या फिर टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगाकर बैठ जाते हैं। इसके बावजूद आपको पता है कि जीव जंतुओं के कुल प्रकार का शायद 0.1% भी हमारी आंखों से गुजर नहीं पाता। जी हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की करीब 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। हालांकि इतनी रिसर्च और खोज के बावजूद अभी तक केवल लगभग 12 लाख प्रजातियों के बारे में ही पता चल सका है। इस बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए भी डार्विन की थ्योरी को समझना जरूरी है। अब आप में से जितने लोगों ने घातक फिल्म देखी है तो आपको उसमें काशी भैया यानी कि सनी देओल का एक डायलॉग जरूर याद होगा, जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है।
वही जिएगा। तो गुर्दा से उनका मतलब किडनी नहीं था दोस्तों, हिंदी फिल्मों में गुर्दा का मतलब होता था दम, यानी कि जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेगा वह जिंदा रह पाएगा। काशी ने ये डायलॉग 1996 में मारा था, लेकिन इसके 125 साल पहले भी डार्विन ने कह दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही बचेगा। परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, चुनौतियां बदल रही हैं और साथ ही बदल रही है जरूरत। जी हाँ, जीवन की होड़ में बने रहना है तो इस बदलाव के साथ खुद को बदलना होगा। जो नहीं बदलेगा वो कमजोर हो जाएगा या फिर मिट जाएगा। जैसे कि तमाम प्रजातियां इस धरती से विलुप्त होती चली गई। डार्विन की थ्योरी का सीधा नाता है मेडिसिन से, जेनेटिक्स से। इससे कोई समझ सकता है कि किस तरह से डिफरेंट स्पीसीज में समय के साथ बदलाव आया और कैसे जेनेटिक वेरिएशन आए। इस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है कि क्यों एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल ने इसे बेकार कर दिया है और कैसे वायरस बैक्टीरिया लगातार इन्वॉल्व हो रहा है। डार्विन की थ्योरी मानव इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरीज में से एक है। जी हाँ, इसने जीवन की उत्पत्ति को लेकर सोचने समझने का तरीका बदल दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक पुल है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जोड़ने का काम करता है। अगर डार्विन को हटा दें तो वो पुल टूट जाएगा और हमारी कहानी शायद फिर से आदम हवा पर पहुंच जाएगी। पढ़ने लिखने में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। दिसंबर 1831 में जब चार्ल्स की उम्र 22 साल की थी, तब उन्होंने बीगल नाम के जहाज से दूर दुनिया में जाने और उसे देखने का मौका मिला। चार्ल्स ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। रास्ते में जहां जहां जहाज रुका वहां चार्ल्स उतरकर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों और कीट पतंगों को देखने लगे और उनके नमूने जमा करने लगे। कई सालों तक काम करने के बाद उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं वो मूल रूप से एक ही जाति की उत्पत्ति हैं। समय और हालात के साथ साथ इन्होंने अपने आप में बदलाव किया और अलग अलग प्रजाति बन गई। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई। जी हाँ, इस किताब में एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी में बताया गया था कि कैसे हम बंदर से इंसान बने। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन कुछ बंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे धीरे जरूरतों के मुताबिक उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। उनमें आए बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्विन के साथ इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रूव करने वाले एक और वैज्ञानिक थे? क्या आपने ब्रिटिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का नाम सुना है? साइंस के जानकार शायद वॉलेस के बारे में जरूर जानते हो, मगर बाकी दुनिया उनसे अनजान है। इसलिए यहाँ बताना जरूरी हो जाता है कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ मिलकर धरती पर जिंदगी के विकास की थ्योरी दी। साइंस पढ़ने वाला हर शख्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से वाकिफ है, लेकिन इस दुनिया ने ये बात भुला दी कि डार्विन के साथ ही वॉलेस ने भी जिंदगी के क्रमिक विकास का ये सिद्धांत दुनिया को दिया। वो सिद्धांत जिसने दुनिया देखने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया। वॉलेस ने यह भी कहा कि दुनिया जैसी आज दिखती है वैसी हमेशा नहीं थी। जहाँ पहले पहाड़ थे वहाँ समतल धरती आ गई और कहीं पर नए नए पहाड़ बनने लगे। वॉलेस ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा था कि धरती की तरह जिंदगी भी समय के साथ बदली है। जानवरों की तमाम नस्लें अपने विकास के बाद से कई बार बदली हैं। साल 1858 में वॉलेस इंडोनेशिया के टर्नेट द्वीप पर कुछ वक्त गुजारने गए थे। यहाँ उन्होंने एक निबंध लिखा। इस लेख ने जिंदगी के वजूद के बारे में इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, जब एक प्रजाति अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करती है तो वो किसी दूसरी प्रजाति में बदल जाती है। वॉलेस ने अपना यही मत चार्ल्स डार्विन को भी भेजा, जिनके साथ वो अक्सर ही खतों किताबत करते थे। डार्विन भी करीब 20 सालों से अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका के गैलेपैगोस द्वीप समूह पर काफी वक्त बिताया भी था, लेकिन विरोध के डर से डार्विन ने अपने सिद्धांत को दुनिया के सामने नहीं पेश किया था, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि जब पहली बार कहा गया था कि धरती गोल है तो क्या हुआ था। लेकिन जब उन्हें वॉलेस का साथ मिला तो डार्विन ने दोनों के नाम से ये नई थ्योरी प्रकाशित की। इससे साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। वॉलेस और डार्विन दोनों ही मशहूर हो गए। हालांकि बाद में जब डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई तो लोग वॉलेस को भूल गए। आज वॉलेस अपनी आइलैंड बायोग्राफी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। वॉलेस का मानना था कि धरती पर जीवों की तमाम नस्लों के विकास में द्वीपों का बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि डार्विन के सिद्धांत को वापस किताबों में शामिल करना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।